हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के अमेंडमेंट सेशन को। और हमारी आज की इस सेशन का टॉपिक होगा पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू के टॉपिक के अंदर जो चेंजेस आए हैं दैट इज ड्यू टू इशू ऑफ पीयर रिव्यू गाइडलाइंस 2022। अर्लियर देयर वाज अ स्टेटमेंट जिसको हम स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू के नाम से जानते थे, जो पीआरबी ने इशू की थी। तो उस स्टेटमेंट के अंदर पीयर रिव्यू क्या होता है, पीयर रिव्यू का डिटेल्ड प्रोसेस, इन सब बातों को कवर अप किया जाता था। बट लास्ट ईयर पीयर रिव्यू गाइडलाइंस 2022 इशू हुई और उन गाइडलाइंस के अंदर काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो चेंजेस आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं, उन चेंजेस को मैंने रेड कलर के अंदर हाईलाइट किया हुआ है इस चैप्टर में। ये अमेंडेड नोट्स आपको हमारी वेबसाइट के नॉलेज फोरम पर अवेलेबल हो जाएंगे और इन नोट्स में जहां जहां पर रेड मार्क से हाईलाइटेड पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है अमेंडमेंट्स को, जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मीनिंग एज डिफाइंड इन, अर्लियर हम वर्ड पढ़ते थे स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू, बट अब जहां पर भी स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू वर्ड है वहां पर वर्ड आ जाएगा पीयर रिव्यू गाइडलाइंस 2022। तो अब इन गाइडलाइंस के अंदर एक तो जो एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया था पीयर रिव्यू कराने का, उसमें चेंज आया है और थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर आए हैं। आप यदि पूरा डिटेल्ड में पीयर रिव्यू गाइडलाइंस को पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर यह गाइडलाइंस अवेलेबल है जिनका नाम है पीयर रिव्यू गाइडलाइंस 2022। इन गाइडलाइंस के अंदर आपको पीयर रिव्यू का डिटेल्ड प्रोसेस सारा का सारा मिल जाएगा, जिसमें 3-4 गाइडलाइंस, गाइडलाइन नंबर 4 कवरेज ऑफ पीयर रिव्यू, क्राइटेरिया ऑफ पीयर रिव्यू, प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू का पूरा प्रोसीजर, रिपोर्टिंग, ये गाइडलाइंस प्राइमरीली हमारे सिलेबस का पार्ट बनती है। इसके साथ साथ जो फॉर्म नंबर्स हैं, अब फॉर्म के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं। इसमें 4 फॉर्म हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, रादर 5। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 6 एंड फॉर्म नंबर 9। इन 5 फॉर्म का, और इसके साथ कुछ जगह पर हम एक जगह पर ही फॉर्म नंबर 4 का भी यूज आएगा। तो पीयर रिव्यू के प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पीयर रिव्यू कराने का क्राइटेरिया क्या चेंज हुआ और कहां पर कोई टर्म को अलग तरीके से डिफाइन किया गया या किसी वर्ड में डेफिनेशन में कोई चेंज लाया गया, वो सब चीजें अब हमें कवर अप करनी है। तो ये गाइडलाइंस का हम कुछ जगह पर यूज करते रहेंगे, बट मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करता हूं तो आपके नोट्स में जो एप्रोप्रिएट चेंजेस हैं वो कर दिए गए हैं। पहला चेंज, मीनिंग। अर्लियर हम पढ़ते थे मीनिंग एज डिफाइंड इन स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू, अब हम इस मीनिंग को पढ़ेंगे एज पर द पीयर रिव्यू गाइडलाइंस 2022। डेफिनेशन वही है, examination and a review of systems and procedures of a practice unit to determine whether these systems and procedures are in existence to ensure the quality of assurance services as envisaged by, पहले वर्ड होता था टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल और एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब इसके बीच में एक और वर्ड डाल दिया गया, इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल
वेयर एवर एप्लीकेबल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल ये क्या होता है? 2021 में काउंसिल ऑफ आईसीएआई ने ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल का वर्जन 1 दिया था, जो अब इन पीयर रिव्यू गाइडलाइंस के साथ मैंडेटरी हो जाएगा। उसके अंदर क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन बेसिस पर आपको अपनी ऑडिट की क्वालिटी को डिटरमिन करना है। अब वो सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे होगा, उसके लिए एक स्कोर कार्ड बनाया गया है 100 पॉइंट्स का, और उसके बेसिस पर आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, जो इन द ईयर 2021 आईसीएआई ने इशू किया था विद द सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी। Audit quality maturity model. It is a capacity building measure initiated by the ICAI, and objective is for the sole proprietor and audit firm to self-evaluate their current level of audit maturities, identify area where competencies are good, and develop a roadmap for upgrading to higher level of audit quality maturity। तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये एक मैट्रिक्स बना करके दिया जिसको टोटल 100 मार्क्स के ऊपर रखा गया, एंड बेस्ड अपॉन दैट कुछ एरियाज डिफाइन किए गए। रेवेन्यू कितना अराइज हो रहा है सीए फर्म को फ्रॉम ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज। मिनिमम रेवेन्यू 50% का यदि ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज से आ रहा है, लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, जीएसटी, फोरेंसिक, सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, सोशल ऑडिट, व्हेन कंसिस्टेंटली विटनेस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो यदि 50 से 75% के बीच में रेवेन्यू स्टैट्यूटरी ऑडिट से आ रहा है या अदर एश्योरेंस सर्विसेज से आ रहा है, तो आप 5 पॉइंट्स गेन करते हैं। और यदि आपका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली 3 years में 75% से ज्यादा ऑडिट एंड एश्योरेंस फंक्शन से आ रहा है, अबव 75%, 8 पॉइंट्स आप स्कोर करते हैं। क्या फर्म का अपना कोई विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है? यदि है 4 पॉइंट, नहीं है 0 पॉइंट। इस तरीके से सेल्फ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाया गया ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी का। अलग अलग एस्पेक्ट इन्वॉल्व किए गए, प्रैक्टिस एरिया, वर्क फ्लो, क्वालिटी रिव्यू मैनुअल्स, ऑडिट टूल्स बनाए गए हैं, क्या सर्विस डिलीवरी एटसेट्रा। तो अब जो पीयर रिव्यू की डेफिनेशन है उसके अंदर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स की एग्जिस्टेंस और जो वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो वर्क इन अकॉर्डेंस विद क्वालिटी हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको इवैल्यूएट करने के लिए जो प्रोसीजर, जो डेफिनेशन हमें दी गई, उसके अंदर अब ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल वर्ड को डाल दिया गया। सो व्हाट इज पीयर रिव्यू? एग्जामिनेशन and review of systems and procedures prevailing in the practice unit to ensure the quality of assurance services as envisaged by professional, ethical and technical standards including AQMM, Audit Quality Maturity Model, wherever applicable, or any other regulatory requirement। एक वर्ड और डाल दिया गया अब, as prescribed by council or any of its committee। तो अब
पीयर रिव्यू की डेफिनेशन चेंज हो गई और अब नई डेफिनेशन है एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन whether the same has been put in place by the practice unit for ensuring the quality of assurance services as envisaged by number 1 technical professional and ethical standard as applicable including number 2 audit quality maturity model wherever applicable number 3 any other regulatory requirement as may be prescribed by the council or any committee and whether the same were consistently applied during the period under review. तो ये पहला चेंज है पीयर रिव्यू के अंदर उसकी डेफिनेशन में। नेक्स्ट दो नई डेफिनेशन आई हैं, वन इज ब्रांच पीयर रिव्यूअर एंड न्यू यूनिट। ब्रांच जो एक प्रैक्टिस यूनिट है उसकी यदि कोई ब्रांच है, उस ब्रांच का पीयर रिव्यू करने के लिए एक सीए फर्म की ब्रांच, हमने प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ा है, क्या एक प्रैक्टिसिंग सीए अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकता है? यस, कोई इशू नहीं है। एक सीए एक से ज्यादा नंबर ऑफ ऑफिस ओपन कर सकता है इंडिया में, और उसकी कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ी थी हमने सेक्शन 27 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर, जहां पर सेपरेट इंचार्ज की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती। तो ब्रांच पीयर रिव्यूअर कौन होगा? वो पर्सन जो एज अ रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है टू कंडक्ट द पीयर रिव्यू ऑफ ब्रांच ऑफ अ प्रैक्टिस यूनिट। इस पर्सन की क्वालिफिकेशन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज वो सेम है जो रिव्यूअर की होती है। फिर एक नई डेफिनेशन दी गई, न्यू यूनिट। एक प्रैक्टिस यूनिट जिसको एग्जिस्टेंस में आए अभी 12 मंथ्स नहीं हुए हैं प्रायर टू द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर पीयर रिव्यू, whether or not they have rendered any assurance service in that period, or any unit, any practicing unit जिसको एग्जिस्टेंस में आए 12 मंथ से ज्यादा तो हो चुके हैं, बट उन्होंने अभी कोई एश्योरेंस सर्विसेज रेंडर नहीं की हैं, दे विल बी कंसीडर्ड एज द न्यू यूनिट। तो न्यू यूनिट की डेफिनेशन में दो तरह की यूनिट्स आ गए। कौन कौन से? जो अभी एग्जिस्टेंस में आए, लेस देन 12 मंथ्स हुए हैं, और इन्होंने अभी एश्योरेंस सर्विस दी है या नहीं दी, मे और मे नॉट। एश्योरेंस सर्विस मे और मे नॉट, या फिर वो प्रैक्टिसिंग यूनिट जिनको एग्जिस्टेंस में आए 12 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने कोई एश्योरेंस सर्विसेज रेंडर नहीं की। तो न्यू यूनिट की डेफिनेशन में दो तरह के प्रैक्टिसिंग यूनिट हम कवर करेंगे। एक तो वो जिनको एग्जिस्टेंस में आए, जिनको बने अभी 12 महीने नहीं हुए। मान लीजिए मैंने सीए क्वालिफाई की इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 और मैं अगले ही महीने फरवरी 2023 में पीयर रिव्यू करवाना चाहता हूं, तो मैं कहां फॉल करूंगा? न्यू यूनिट में। बट मान लीजिए मैंने सीए क्वालिफाई की जनवरी 22 में लास्ट ईयर, और अब चल रहा है फरवरी 23, मैं फरवरी 23 के अंदर अपनी फर्म का पीयर रिव्यू कराना चाहता हूं, तो क्या मेरी फर्म न्यू यूनिट की डेफिनेशन में आएगी? आएगी, प्रोवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट से लेकर आज तक मैंने एश्योरेंस सर्विसेज रेंडर नहीं की है। न्यू यूनिट मीन्स अ फर्म whose establishment is less than 12 months immediately preceding the date of receipt of application of peer review may or may not rendered any assurance service during that period, या फिर एक प्रैक्टिस यूनिट in existence for a period exceeding 12 months but not rendered any assurance service। तो ये न्यू यूनिट का मीनिंग है। दो तरह की प्रैक्टिस यूनिट को इसके अंदर कवर अप किया गया है।
in existence for a period more than 12 months but not yet rendered any assurance service. Not in existence for a period more than 12 months may or may not rendered any assurance service. Now next amendment, अगेन छोटा सा पॉइंट है, पहले वर्ड आता था अथॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू, अब वर्ड आ जाएगा अथॉरिटी ऑफ पीयर रिव्यू गाइडलाइंस। बस इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, जो रिव्यूअर अपॉइंट होता है वो किन किन चीजों को एग्जामिन करता है, इवेलुएट करता है, रिव्यू करता है प्रैक्टिस यूनिट के अंदर। क्या प्रैक्टिस यूनिट ने कंप्लायंस किया है विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग? वेदर द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कैरिंग आउट एश्योरेंस सर्विसेज आर पुट इन प्लेस? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टाफ, कंप्लायंस विद डायरेक्शंस और गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल। नाउ अब एक नया पॉइंट ऐड हुआ, क्या इवेलुएट करना है, रिव्यू करना है रिव्यूअर को। क्या इस प्रैक्टिस यूनिट ने सेल्फ इवेल्युएशन किया है अंडर ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल और एनी अदर गाइडलाइन इशूड बाय द सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी? CAQ ने क्या जो ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल के लिए सेल्फ इवेल्युएशन मैट्रिक्स दिया है, क्या उसके हिसाब से सेल्फ इवेल्युएशन किया गया है या नहीं किया गया? तो ये एक चीज और है जो अब स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू के अंदर फॉल करेगी। नाउ अब नेक्स्ट चेंज कहां आया? टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में आया। और वो चेंज क्या है? लास्ट में एक पॉइंट ऐड किया गया, दैट इज any other technical professional or ethical standard or other standard issued by any authority governing the profession of chartered accountancy। कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड या और कोई स्टैंडर्ड इशूड बाय एनी अथॉरिटी गवर्निंग द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। टू सम एक्सटेंट हम यहां पर NFRA को कंसीडर कर सकते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। यदि उनके द्वारा कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल और अदर स्टैंडर्ड इशूड होता है तो उसकी कंप्लायंस को भी हमें इंश्योर करना होगा। नाउ फिर एक छोटा सा चेंज कहां पर आया? एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर आया। वो क्या चेंज है? एश्योरेंस सर्विस को जो डिफाइन किया गया है उसमें कुछ एक्सेप्शन दी गई थी पहले, बट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, रिप्रेजेंटेशन, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपाइलेशन एटसेट्रा। अब उसमें लास्ट में एक और लाइन ऐड कर दी गई, और वो क्या? एनी अदर सर्विस रेंडर्ड और फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिशनर that is not prescribed by the council to be the assurance engagement। जिसको काउंसिल ने कहा यह एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो वो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन में एज सच फॉल नहीं करेगा। ये थे कुछ छोटे छोटे चेंजेस। अब बात करते हैं बड़े चेंज की, और जो बड़ा चेंज है वो है क्राइटेरिया फॉर पीयर रिव्यू। पहले क्या होता था, हम लेवल 1 एंटिटीज, लेवल 2 एंटिटीज के अंदर रह करके बात करते थे। अब जो चेंज आया है वो क्या है देखिए जरा। पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इसके ऊपर। चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक है, नोटिंग कोई आवश्यकता नहीं है, करना चाहो कर लेना, आपकी मर्जी है समझने के लिए। पहले लेवल 1 और लेवल 2 होता था। अब क्या किया गया, जो नया क्राइटेरिया बनाया गया है, एक वर्ड है मैंडेटरी, एक वर्ड रखा गया वॉलंटरी, और एक वर्ड रखा गया स्पेशल केस।
ये तो बिल्कुल पहले वाला ही है, स्पेशल केस, इसमें कोई चेंज नहीं है कि यदि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी आईसीएआई से या डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट से मिलती है, उसके बेसिस पर यदि बोर्ड को लगता है किसी प्रैक्टिस यूनिट का पीयर रिव्यू करवाना है, देन बोर्ड उसका पीयर रिव्यू करवा सकता है। वॉलंटरली यदि कोई प्रैक्टिस यूनिट स्यू मोटो अप्लाई करती है टू द पीआरबी फॉर गेटिंग इट फॉर पीयर रिव्यू, फॉर इट्स पीयर रिव्यू, तो हम उसको वॉलंटरी के अंदर ले आएंगे। अब बात आ गई मैंडेटरी की। मैंडेटरी के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ क्राइटेरियाज बताए और डेट स्पेसिफाई की, 1 अप्रैल 22, 23, 24, 25, 4 क्राइटेरिया दे दिए और कहा इस डेट के बाद यदि कोई भी प्रैक्टिस यूनिट इन कैटेगरीज में फॉल करता है, देन ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले दैट प्रैक्टिस यूनिट मस्ट हैव पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। ओके, अब क्या है जरा देखो। नंबर 1, मैं कुछ एंटिटीज की बात करता हूं। 4 कैटेगरीज में मैंने एंटिटीज को डिवाइड करना है, 4 कैटेगरीज में। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। यदि कोई भी लिस्टेड एंटिटी है वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो आपको तो कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट, यदि कोई प्रैक्टिस यूनिट स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहती है एक ऐसी एंटिटी की जो लिस्टेड है, तो उस प्रैक्टिस यूनिट को इस लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले पीआर सर्टिफिकेट, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। कब से? 1 अप्रैल 22 से। आगे बढ़ते हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड पे 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, और जिनकी एग्रीगेट ऑफ लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स 500 करोड़ से ज्यादा है, तीनों में से कोई भी। और तो यदि एक प्रैक्टिस यूनिट स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहती है एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की जिसकी पेड अप कैपिटल लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड पर 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा थी, एग्रीगेट ऑफ लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स 500 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा थे, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23 आप ऑडिट एक्सेप्ट कर पाएंगे प्रोवाइडेड यू हैव द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। आपके पास पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट है तो। या फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक ऐसी एंटिटी का जिसने फंड्स रेज कर रखे हैं, फंड्स रेज्ड फ्रॉम पब्लिक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹50 करोड़ रुपीस, या वो एंटिटी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है लाइक पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ऐसी एंटिटी की स्टैट्यूटरी ऑडिट यदि आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे, कब? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 24 आपके पास पीआरबी होना चाहिए, पीआरबी नहीं, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, पीआरसी होना चाहिए, जरूरी है। कैटेगरी 4, यदि आप स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहेंगे ऑफ एनी ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक,
पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच ऑडिट आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे कब से? 1 अप्रैल 25 से या उसके बाद से, तो आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये 4 सिंपल क्राइटेरिया दे दिए गए, प्लस एक और, जो ये प्रैक्टिस यूनिट है, यदि इसमें 5 या 5 से ज्यादा पार्टनर हैं, 4 या 4 से ज्यादा पार्टनर हैं, 3 या 3 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, तो ये प्रैक्टिस यूनिट 1 अप्रैल 23 के बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब इनके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होगा। यदि इस प्रैक्टिस यूनिट में 4 या 4 से ज्यादा पार्टनर हैं 1 अप्रैल 24 के बाद, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब इनके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होगा। एंड सिमिलरली 3 या 3 से ज्यादा पार्टनर के केस में 1 अप्रैल 25 के बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आपके पास पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट होगा। तो ये 2 बेसिस हैं, 4 डेट है, 1 अप्रैल 22, 23, 24, 25। तो ये लिमिट्स आपको याद रखनी है। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी फ्रेम हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी भी बनाई जा सकती है। तो ये हमारा अब एप्लीकेबिलिटी का टॉपिक है, या क्राइटेरिया कहिए, जो चेंज हुआ है। चलिए मैं इसको एक बार नोट्स में से आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं। क्राइटेरिया: मैंडेटरी, peer review can be mandated for such practice unit as may be decided by the council। तो peer review mandate हमें कवर करना है। Voluntary, any practice unit may suo motu apply to the board for the conduct of its peer review। Special case, PRB, based on the information received from Secretary ICAI, Disciplinary Directorate or any other regulator which in the opinion of the board requires a special peer review of the practice unit, may conduct a special peer review of the practice unit for the period as determined by the board। तो नाउ अब बात कर लेते हैं peer review mandate की। फेज 1 में वो एंटिटीज आएंगी जहां पर वो प्रैक्टिस यूनिट आएंगी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करना चाहती है, किसका? लिस्टेड एंटिटीज का, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, 1 अप्रैल 22 के बाद। देन देयर इज अ प्री रिक्विजिट, और वो प्री रिक्विजिट क्या है? दे मस्ट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट। कौन सा? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो जरूरी ही है। कई बार सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जैसे हम पीई में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो कई बार फ्लो में वही वर्ड निकल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बट चैप्टर पीयर रिव्यू का है तो सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। प्रैक्टिस यूनिट विच प्रपोज टू अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट किसकी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, पेड अप कैपिटल 500 करोड़ और मोर, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, in aggregate outstanding loans, debentures, deposits 500 crore or more as on the 31st March of immediate preceding financial year। prerequisite है peer review certificate का। कब से? 1 अप्रैल 23 से। या फिर any practicing unit rendering the attestation services having 5 or more partner। 1 अप्रैल 23 के बाद आप कोई भी काम कर पाएंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट का, उसके लिए आपके पास एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इट इज अ प्री रिक्विजिट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस, प्रैक्टिस यूनिट विच
propose to undertake statutory audit of the entity which have raised the funds कहां से, पब्लिक से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से in excess of 50 crore rupees during the period under review or of any body corporate including trust which are covered under the public interest entities। तो प्री रिक्विजिट है 1 अप्रैल 24 के बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट तभी एक्सेप्ट कर पाओगे इन एंटिटीज की, प्रोवाइडेड दैट प्रैक्टिस यूनिट हैव द वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। एनी प्रैक्टिस यूनिट रेंडरिंग द अटेस्टेशन सर्विसेज एंड हैविंग 4 और मोर पार्टनर, अगेन प्री रिक्विजिट है पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट का 1 अप्रैल 24 से। प्रैक्टिस यूनिट विच प्रपोजेस टू अंडरटेक ऑडिट ऑफ ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक या जिसमें 3 या उनसे ज्यादा पार्टनर है, डेट मिस्ड हो गई, यहां लिख लीजिए 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 25। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द क्राइटेरिया फॉर पीयर रिव्यू। नाउ अब इसके बाद पीआरबी के अंदर छोटे छोटे चेंज है, फिर वापस से बहुत छोटे छोटे। पीआरबी में पहले था कंपोजिशन में मैक्सिमम 12 मेंबर, अब मिनिमम नंबर भी डाल दिया गया, मिनिमम 6 होने चाहिए, मिनिमम 6 होने चाहिए। पीआरबी की मीटिंग्स के बारे में पहले स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में कुछ प्रोविजंस दिए गए थे, वो सब हटा दिए गए और सिंपल कहा गया प्रोविजन एज टू टाइम प्लेस क्योरम for meetings of the PRB as well as the procedure for the transaction of business shall be governed by the Chartered Accountant Regulations 1988। बहुत ही सिंपल कर दिया, सीए रेगुलेशंस गाइड करेंगी इसको। चलो बात खत्म। एलिजिबिलिटी टू बी रिव्यूअर, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया एक्सेप्ट एक वर्ड। पहले वर्ड होता था ऑडिट, अब वर्ड आ गया एश्योरेंस प्रैक्टिस, बस एश्योरेंस प्रैक्टिस। इसके बाद चेंज आया है कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। लास्ट पॉइंट में डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन फॉर्म नंबर 4 shall be signed by all members of the board and board secretariat। फॉर्म नंबर 4 के अंदर बोर्ड के सारे मेंबर्स को और बोर्ड सेक्रेटेरिएट के सारे पर्संस को डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करके देना होगा इन फॉर्म नंबर 4। अब फॉर्म नंबर 4 देखना हो तो कहां जाइएगा, गाइडलाइंस में जाइएगा। गाइडलाइंस के पेज नंबर 91 के ऊपर डिक्लेरेशन फॉर्म है टू बी सबमिटेड बाय द बोर्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटेरिएट, बट एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, अप्रोच ऑफ द रिव्यूअर, कोई चेंज नहीं है रिव्यूअर की अप्रोच के अंदर। जो पहले अप्रोच थी वही आज भी है, सेम, बिल्कुल सेम अप्रोच। नेक्स्ट चेंज वो आया है पीयर रिव्यू के प्रोसेस के अंदर। पीयर रिव्यू के प्रोसेस में हम सबसे पहले बात करते थे इंटीमेशन की, सिलेक्शन की, तो अब जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से चेंज हुए हैं। जो सबसे पहली स्टेज है वो बन गई है प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू इनिशिएट कैसे होगा, देखो मैं थोड़ा सा आपको पहले ओवरव्यू देता हूं इसका। जैसे पहले था लगभग वैसा ही है। जो प्रैक्टिस यूनिट है वो 2 कैटेगरी में है, एक मैंडेटरी वाली और एक वॉलंटरी वाली। जो प्रैक्टिस यूनिट वॉलंटरी अपना पीयर रिव्यू करवाना चाहती है वो अप्लाई कर देगी पीआरबी को, और अप्लाई करने का फॉर्म है अब फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर, उसमें अप्लाई कर देगी। जिनका मैंडेटरी पीयर रिव्यू पीआरबी खुद करवा रहा है तो सेक्रेटरी कहेगा एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर फाइल करो, तो पीआरबी के नोटिफाई करने के बाद प्रैक्टिस यूनिट फॉर्म नंबर 1 फाइल कर देगी। अब फॉर्म नंबर 1 आ गया है किसके पास, पीआरबी के पास। पीआरबी क्या कहेगा, 3 नाम देगा आपको और कहेगा 3 में से एक नाम सेलेक्ट कर लो जो रिव्यूअर का नाम आपको पसंद आए। ओके,
अब पीआरबी से नाम प्रैक्टिस यूनिट के पास आ गए। पीआरबी क्या करेगी, इन तीन में से एक नाम सेलेक्ट करके वापस किसको भेज देगी, पीआरबी को। जिस रिव्यूअर को नाम को सिलेक्ट किया गया तो पीआरबी उस रिव्यूअर को अपॉइंट कर देगा इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस। अब रिव्यूअर अपॉइंट हो गया और उसको इंटीमेशन दे दी गई। अब जो ये रिव्यूअर अपॉइंट हुआ, इसको एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देना है। किसको फर्निश करेगा, ये प्रैक्टिस यूनिट को फर्निश करेगा कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखूंगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। तो फॉर्म नंबर 2 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सबमिट कर दी रिव्यूअर ने प्रैक्टिस यूनिट को। और जो प्रैक्टिस यूनिट थी उसने जो फॉर्म नंबर 1 किसको भेजा था, पीआरबी को, उसकी एक कॉपी किसको दे देगी, रिव्यूअर को। ये प्रोसीजर है बड़ा सिंपल सा। प्रैक्टिस यूनिट which desire to get peer reviewed shall make an application for peer review in application cum questionnaire in form number 1। यदि पीयर रिव्यू बोर्ड ने इनिशिएट किया है तो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनेयर इन फॉर्म नंबर 1 shall be submitted by the practice unit on the request of PRB secretary। Application should be duly numbered। On receipt of the application 3 रिव्यूअर के नाम रिकमेंड किए जाएंगे by the board to the practice unit within 3 working days। 3 रिव्यूअर 3 वर्किंग डेज के अंदर पीआरबी को यह काम करना है। देयर आफ्टर जो प्रैक्टिस यूनिट है उसको एक रिव्यूअर का नाम सिलेक्ट करना है, 1 दिन के अंदर अंदर बताना है। प्रैक्टिस यूनिट shall select 1 out of 3 recommended and intimate to the board within 1 working day। Thereafter board इस peer reviewer को अपॉइंट कर देगा in accordance with the guidelines। और जो बोर्ड है वो रिव्यूअर को इंटीमेट करेगा और उनको कहेगा डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर्म नंबर 2 के अंदर प्रैक्टिस यूनिट को फर्निश कर दीजिए विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ चॉइस ऑफ नेम ऑफ द रिव्यूअर। यह काम 2 दिन के अंदर अंदर किसने करा है, पीआरबी ने। 2 वर्किंग डेज के अंदर उन्होंने रिव्यूअर को इन्फॉर्म कर दिया। अब प्रैक्टिस यूनिट भी फॉर्म नंबर 1 की कॉपी 2 वर्किंग डेज में किसको देगी, रिव्यूअर को देगी। तो ये हमारा प्रोसीजर है। मैं आपको इस प्रोसीजर को एक फ्लो चार्ट के थ्रू करवा देता हूं। नंबर 3, प्रैक्टिस यूनिट पीआरबी को फॉर्म नंबर 1 में एप्लीकेशन कम क्वेश्चनेयर सबमिट करेगी ईदर स्यू मोटो और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पीआरबी सेक्रेटरी। देन पीआरबी प्रैक्टिस यूनिट को 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर 3 रिव्यूअर के नाम बताएगा कि आप इसमें से एक सिलेक्ट कर लो। प्रैक्टिस यूनिट एक रिव्यूअर को सिलेक्ट करेगी, सिलेक्शन ऑफ 1 आउट ऑफ 3, और 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर पीआरबी को उसका नाम बता देगी। पीआरबी रिव्यूअर को कहेगा विद इन 2 वर्किंग डेज आपको सिलेक्ट कर लिया गया है और आप एक काम करिए, फॉर्म नंबर 2 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रैक्टिस यूनिट को फाइल कर दीजिए। और प्रैक्टिस यूनिट आपको भी एक काम करना है। आपने जो ये फॉर्म नंबर 1 फाइल किया था किसके पास, पीआरबी के पास, उसकी एक कॉपी आप भी किसको दे दो, रिव्यूअर को दे दो।
क्योंकि इसमें एप्लीकेशन के साथ साथ क्या होता है, क्वेश्चनियर होता है, डिटेल दी हुई होती है सारी, आपकी फर्म के बारे में, आपके एश्योरेंस क्लाइंट्स के बारे में, फीस के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल की इंफॉर्मेशन के बारे में, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है इस फॉर्म नंबर 1 में। देखना चाहोगे, बहुत बड़ा होगा ये फॉर्म नंबर 1। फॉर्म 1, फॉर्म 2। फॉर्म 1 एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर जो प्रैक्टिस यूनिट पीआरबी को देगी और बाद में रिव्यूअर को देगी। एंड फॉर्म नंबर 2 एक्सेप्टेंस कम डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो रिव्यूअर किसको देगा, प्रैक्टिस यूनिट को देगा। पेज नंबर 33 से 83, 50 पेज का फॉर्म नंबर 1 है, 50 पेज का। देखना चाहोगे? ये सारा फॉर्म नंबर 1 ही चल रहा है। एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर टू बी सबमिटेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट टू द सेक्रेटरी पीआरबी। डियर सर, हमारी फर्म सो एंड सो वुड लाइक टू अप्लाई फॉर पीयर रिव्यू। We declare that our firm is applying for peer review as it is mandatory either by ICAI or by any other regulator or by voluntarily as a special case या new unit as a decision by the board। जो भी चीजें हैं सब भर कर दे दो। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट कितने क्लाइंट्स की स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कॉन्करेंट, ये फॉर्म चलता चला जाएगा। और फिर आएगा क्वेश्चन, नेम ऑफ प्रैक्टिस यूनिट, पीयर रिव्यू कराना चाह रहे हो हेड ऑफिस का, ब्रांच का, नेटवर्किंग फर्म, पीरियड ऑफ एश्योरेंस सर्विस, ये पर्टिकुलर्स देते चले जाओ, देते चले जाओ। 50 पेज का फॉर्म है, इंफॉर्मेशन भरते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। और इसके बाद जब ये बीच में क्वालिटी कंट्रोल मैट्रिक्स भी आ गया, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल सारा पॉइंट बेसिस पर था ना, ये रहा। स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ इवैल्यूएशन यूजिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। रेवेन्यू के बेस पर 5 या 8 पॉइंट थे, मिशन विजन के बेस पर 4 या 0 पॉइंट थे। कितना मैक्सिमम स्कोर है, आपने कितना स्कोर ऑब्टेन्ड किया, इस तरीके से ये पूरा 100 मार्क्स का स्कोर कार्ड बनता है। अरे ये तो ज्यादा हो गया, 100 का नहीं है, कितने का बना रखा है इन्होंने मैक्सिमम। अलग अलग सेशन के बना रखे हैं, सेशन 1, सेशन 2, उसके बेसिस पर 600 है टोटल। 600 जैसे वो सिविल का स्कोर होता है ना, आई थिंक 900 समथिंग में से होता है वो, तो इसी तरह से इन्होंने 600 के बेसिस पर ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल AQMM का स्कोर निकाला हुआ है। फिर आ गया ये फॉर्म नंबर 2, एक्सेप्टेंस कम डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू बी सबमिटेड टू द प्रैक्टिस यूनिट। कौन सबमिट कर रहा है इसको? रिव्यूअर सबमिट कर रहा है प्रैक्टिस यूनिट को। तो ये हमारा स्टेज 1 है, दैट इज प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द पीयर रिव्यू। अब जब पीयर रिव्यू का पूरा प्रोसेस इनिशिएट हो गया, अब रिव्यूअर करेगा अपना काम। अब आएगा उसका प्रोसीजर, पीयर रिव्यू प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय पीयर रिव्यूअर, जिसमें बेसिकली हम जो पहले प्लानिंग स्टेज की बातें होती थी, अब वो सारी की सारी इसमें डिस्कस होंगी। डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इसकी तो हम बात कर ही चुके हैं। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पीयर रिव्यू the peer reviewer shall ensure that declaration of confidentiality is furnished to the practice unit और उनसे इसकी acknowledgement रिसीव की जा चुकी है। Now अब peer reviewer के पास क्या आ जाता है? एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर इन फॉर्म नंबर 1। तो peer reviewer इंटीमेट करेगा अपनी प्रपोज्ड विजिट को और अपने प्रपोज्ड सैंपल्स को इन फॉर्म नंबर 5। मैं
विजिट करना चाह रहा हूं आपके ऑफिस में और आपकी इन ऑडिट्स को, स्टैट्यूटरी ऑडिट को, कॉन्करेंट ऑडिट को, बैंक ब्रांच ऑडिट को, टैक्स ऑडिट को मैं रिव्यू करना चाहता हूं। फॉर्म नंबर 5 के अंदर यह इंटीमेशन जाएगी। रिव्यूअर क्वेश्चनियर को पढ़ने के बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, बिल्कुल मांग सकता है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जाएगी किसमें? फॉर्म नंबर 6 के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट आने के एक दिन के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। रिक्वेस्ट आने के एक दिन के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर्म 5 से फॉर्म नंबर 6 पर चले गए, एक दिन के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है। देन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होने के 2 दिन में आप फाइनल एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट्स को सिलेक्ट करिए और फॉर्म नंबर 5 के अंदर इंटीमेशन दे दीजिए कि मैं ये एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट के रिकॉर्ड्स को रिव्यू करना चाहता हूं एंड ऑन साइट रिव्यू प्लान करिए और कम से कम 2 दिन का समय दीजिए प्रैक्टिस यूनिट को अपनी तैयारी करने का और कोशिश करिएगा 20 वर्किंग डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द प्रैक्टिस यूनिट ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और न्यू यूनिट के केस में इंस्टेड ऑफ 27 वर्किंग डेज के अंदर यह काम हो जाए। तो अब जो प्लानिंग स्टेज आई उसकी बात कर लेते हैं, उसमें क्या हुआ। रिव्यूअर प्रैक्टिस यूनिट को अपनी प्रपोज्ड विजिट एंड प्रपोज्ड सैंपल्स के बारे में बताना चाहता है फॉर्म नंबर 5 में। फॉर्म नंबर 5 में रिव्यूअर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहता है प्रैक्टिस यूनिट से। उसके लिए उसको फॉर्म नंबर 6 के अंदर रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस यूनिट 1 वर्किंग डे में ये इंफॉर्मेशन किसको सप्लाई करेगी? रिव्यूअर को ये इंफॉर्मेशन दे देगी। रिव्यूअर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होने के 2 वर्किंग डे के अंदर अंदर सिलेक्शन करेगा किसकी? ऑफ एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट की और फॉर्म नंबर 5 के अंदर इंटीमेशन देगा किसको? प्रैक्टिस यूनिट को। और कम से कम कितने दिन का समय इंटीमेशन देने के बाद और देना है? 2 वर्किंग डेज का मिनिमम इंटीमेशन होना चाहिए। मतलब अभी इंटीमेशन दिया और आधे घंटे में पहुंच गए, ऐसा नहीं। 2 दिन का समय कम से कम दिया जाए कि इन एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट के नेसेसरी रिकॉर्ड्स को आप तैयार रखिए, मैं आ रहा हूं चेक करने, रिव्यू करने। तो इस तरह से ये हमारी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 चल रही है। स्टेज 1 में फॉर्म 1 पीआरबी के पास गया और पीआरबी ने क्या किया? 3 दिन के अंदर 3 रिव्यूअर, 3 याद हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस यूनिट ने क्या करना है? 1 दिन में 1 रिव्यूअर का नाम, 1 दिन में 1 रिव्यूअर का नाम। फिर पीआरबी ने रिव्यूअर को 2 वर्किंग डेज के अंदर यह कहना है कि फॉर्म नंबर 2 दे दो प्रैक्टिस यूनिट को। फॉर्म नंबर 2 किसका है? एक्सेप्टेंस कम डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का। सो 3 3 1 1 2 2
याद हो जाएगा शायद इस बहाने से। देयर आफ्टर प्रैक्टिस यूनिट ने फॉर्म नंबर 1 दे दिया। अब रिव्यूअर अपनी प्रपोज्ड विजिट को और प्रपोज्ड सैंपल्स को किसको बताएगा? प्रैक्टिस यूनिट को बताएगा। प्रैक्टिस यूनिट से एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो अब यहां दो फॉर्म आ गए, कौन कौन से? 5 और 6। प्रैक्टिस यूनिट फॉर्म नंबर 6 आने के बाद 5 और 6 का डिफरेंस एक वर्किंग डे के अंदर रिव्यूअर को यह इंफॉर्मेशन देगी। ये एक याद करने का तरीका सिंपल, 5 और 6 का डिफरेंस। अब रिव्यूअर क्या करेगा? 2 वर्किंग डे के अंदर सिलेक्शन करेगा एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट्स का जिनके रिकॉर्ड्स को वो रिव्यू करना चाहता है, और ड्यूली इंटीमेट करेगा किसको? प्रैक्टिस यूनिट को, और कम से कम 2 दिन का समय देगा प्रैक्टिस यूनिट को इन रिकॉर्ड्स को मैनेज करने का, मेंटेन करने का। एंड पीयर रिव्यू का पूरा प्रोसेस 20 न्यू यूनिट्स के केस में 7 वर्किंग डेज में कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके से म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस चले। तो ये हो गया हमारा पीयर रिव्यू का प्रोसीजर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है एग्जीक्यूशन का, वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। न्यू यूनिट का प्रोसीजर दिया गया है। Peer review of a new unit is to be conducted based on the antecedents, means जो उसका past है पार्टनर्स का, and policy parameters जो प्रैक्टिस यूनिट ने बताए हैं for the attest function. Reviewer has to verify the same, कहां से? एप्लीकेशन कम क्वेश्चनेयर फॉर्म से जो फॉर्म नंबर 1 में सबमिट किया था, एज वेल एज ऑन साइट विजिट करके, एंड इनको करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट दे देगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि जो न्यू यूनिट है उसके बेस पर पीयर रिव्यू किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। इट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीसीडेंट्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द पार्टनर एंड पॉलिसी पैरामीटर्स जो अनाउंस किए हैं बाय द प्रैक्टिस यूनिट फॉर द कंडक्ट ऑफ अ टेस्ट फंक्शन। फॉर्म नंबर 1 के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई, ऑन साइट विजिट से जो रिव्यू किया, उन सब के बेसिस पर पीयर रिव्यू का प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। तो कितने एस्पेक्ट हो गए? 4। नंबर 1, बेस्ड ऑन एंटीसीडेंट्स ऑफ पार्टनर्स, पॉलिसी पैरामीटर्स अनाउंस्ड बाय द प्रैक्टिस यूनिट फॉर अटेस्ट फंक्शंस, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनेयर से, एंड ऑन साइट विजिट से। ये 4 कीवर्ड याद रखिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेज के ऊपर। बाकी स्टेज 3 में एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट वन, रिपोर्टिंग बाय द पीयर रिव्यूअर। यदि पीयर रिव्यूअर सेटिस्फाइड है दैट सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स प्रिवेलिंग इन द प्रैक्टिस यूनिट आर एप्रोप्रिएट, एडिक्वेट और क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रख रहे हैं, वो एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट सबमिट कर देगा पीआरबी को, जिसके बेस पर पीआरबी सेक्रेटरी इस रिपोर्ट को पीआरबी के सामने रखेगा और फिर पीआरबी या उसकी कमेटी पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट इशू कर देगी। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑन साइट रिव्यू, रिव्यूअर शैल सबमिट द पीयर रिव्यू रिपोर्ट to the board along with form number 9. If in his opinion the practice unit has adequate systems and procedures in compliance with technical, professional and ethical standard, और इस रिपोर्ट की एक कॉपी पीयू को भी फर्निश की जाएगी। तो अब देखो जरा कितने फॉर्म हो गए हमारे। फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 9, बीच में फॉर्म नंबर 4। फॉर्म नंबर 4 है कॉन्फिडेंशियलिटी का, दैट इज टू बी साइंड बाय एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड बोर्ड सेक्रेटेरिएट। फॉर्म नंबर 1 है एप्लीकेशन कम क्वेश्चनेयर का। फॉर्म नंबर 2 है एक्सेप्टेंस कम डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का, टू बी सबमिटेड बाय रिव्यूअर टू द प्रैक्टिस यूनिट। फॉर्म नंबर 5 है
जो एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट सिलेक्ट की गई है उसके बारे में इंटीमेशन देने का, टू हुम, टू द प्रैक्टिस यूनिट। फॉर्म नंबर 6, asking for further information from the practice unit. Form number 9, it is a letter that is to be given along with the report. Now, अब जैसे पहले पुराने केस में था वही चीज यहां पर भी है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो कब जाएगी? यदि पीयर रिव्यूअर ही इज नॉट सेटिस्फाइड, किस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है? विद द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स प्रिवेलिंग इन द प्रैक्टिस यूनिट। इन दैट केस वो क्या कर सकता है? इन केस peer reviewer is of the opinion that systems and procedures of the practice unit are deficient, or non-compliance with reference to any matter has been noticed by the practice unit, or there are other matter on which the reviewer requires certain clarification, then वो अपनी फाइंडिंग्स प्रैक्टिस यूनिट को इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करेगा। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिलने के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रैक्टिस यूनिट को अपना रिस्पॉन्स देना है। पहले ये 5 दिन का होता था, अब कितना हो गया? 2 वर्किंग डेज का, विद इन 2 वर्किंग डेज। इफ द रिव्यूअर इज सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द प्रैक्टिस यूनिट, वो एक अनक्वालिफाइड पीयर रिव्यू रिपोर्ट बोर्ड को दे देगा along with form number 9, and a copy of the report shall also be furnished to the practice unit. But if the reviewer is not satisfied with the reply given by the practice unit, in that case फिर बात आएगी modified report की। In case reviewer is of the opinion that the response submitted by the practice unit is not satisfactory, the reviewer shall submit a qualified report to the board incorporating the reason why he is issuing the qualifying report along with form number 9, and a copy shall also be forwarded to the practice unit. Now, अब होगा क्या? अनमोडिफाइड रिपोर्ट के केस में तो आगे पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू होने की बात हो जाएगी, बट मॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में क्या होगा? पहले वो करा दूं एक पॉइंट आपको। इन केस वेयर अ क्वालिफाइड रिपोर्ट हैज बीन इशूड बाय द रिव्यूअर एंड कंसीडर्ड बाय द बोर्ड, PRB secretary inform the practice unit that peer review certificate cannot be issued along with the reasons therefore, and inform about the due date for conducting a follow on review. दोबारा आपका रिव्यू करवाया जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई मॉडिफाइड रिपोर्ट आती है तो। नाउ अब बात करते हैं, यदि इन जनरल सब कुछ ठीक है, सिस्टम्स प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट है, रिव्यूअर सेटिस्फाइड है, तो वो पीयर रिव्यू रिपोर्ट के अंदर क्या लिखेगा? जैसे ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो इसी तरह से जो रिव्यूअर है वो पीयर रिव्यू रिपोर्ट के अंदर किन चीजों को कवर अप करेगा? पीयर रिव्यू रिपोर्ट शुड स्टेट दैट system of quality control for the assurance services of the practice unit for the period under review has been designed to carry out the assurance services in a manner that ensures compliance with professional, ethical and technical standards. और इस रिपोर्ट के साथ ये 4 चीजें और लगाई जाएंगी। नंबर 1, annexure to the report as prescribed by the board, कॉपी ऑफ क्वेश्चनियर जो प्रैक्टिस यूनिट से आया था, फॉर्म नंबर 1, लिस्ट ऑफ सैंपल सेलेक्टेड बाय द रिव्यूअर, फॉर्म नंबर 5, एंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इन केस ऑफ मॉडिफाइड रिपोर्ट अलोंग विद द प्रैक्टिस यूनिट सबमिशन। प्रैक्टिस यूनिट एज वेल एज रिव्यूअर शैल एंश्योर all documents submitted to the board are duly dated, signed, complete in all respects.
तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पीयर रिव्यू का प्रोसेस हुआ। नाउ अब रिपोर्ट कहां आ चुकी है? पीआरबी सेक्रेटरी के पास आ चुकी है। पीआरबी के पास आ चुकी है। पीआरबी में पीआरबी सेक्रेटेरिएट के पास मींस पीआरबी सेक्रेटरी के पास आएगी। रिव्यू ऑफ रिपोर्ट बाय द पीआरबी सेक्रेटेरिएट। पीआरबी सेक्रेटरी, उसकी ड्यूटी बनती है चेक करना क्या जो पीयर रिव्यू की रिपोर्ट आई है दैट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड इट इज accompanied by all the required document and ensure all documents are complete. Once it is ensured कि yes रिपोर्ट कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट सारे लगाए गए हैं, वो रिपोर्ट को बोर्ड के सामने या उसकी सब कमेटी के सामने फॉर कंसीडरेशन रखेगा एंड इशू ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट रखेगा। क्वालिफाइड रिपोर्ट के केस में पीआरबी सेक्रेटरी इस रिपोर्ट को बोर्ड के सामने रखेगा और बोर्ड इसके ऊपर फॉलो ऑन का डिसीजन ले सकती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रिपोर्ट, और चाहे तो वो इस पीरियड को कम कर सकते हैं बट नॉट लेस देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द रिपोर्ट। ये पहले भी यही था, 1 ईयर 6 month ये टाइम लिमिट पहले भी इतनी ही थी। नाउ अब इशू ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है तो पीआरबी सेक्रेटरी ने रिपोर्ट को बोर्ड के या उसकी कमेटी के सामने रखा, लेकिन कब? जब रिव्यूअर ने उसको कंफर्म कर दिया कि पीयर रिव्यू की फीस मुझे प्रैक्टिस यूनिट से मिल चुकी है। ओनली आफ्टर पीयर रिव्यूअर कंफर्म द फी रिसीट फ्रॉम द प्रैक्टिस यूनिट। Certificate, it shall be noted by the board at its meeting. Certificate shall be signed by chairman, vice chairman, secretary, and certificate must specify the validity period. और इस सर्टिफिकेट की कॉपी पीआरबी सेक्रेटरी किसको भेज देगा? प्रैक्टिस यूनिट को भेज देगा, और वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस यूनिट हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उस लिस्ट में इस प्रैक्टिस यूनिट को अपडेट कर देगा along with the date, along with the name of the practice unit. पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है? 3 साल, और सच पीरियड एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। और ये प्रैक्टिस यूनिट की जिम्मेदारी बनती है सफिशिएंटली इन टाइम अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करा लें। It is the responsibility of the practice unit to complete its peer review and ensure submission of all necessary documents within sufficient time before the expiry of the validity of the previous certificate. So, council may extend the validity of existing peer review certificate due mentioning या साइटिंग द रीजंस क्यों वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रोविजंस थे इन रिलेशन टू द पीयर रिव्यू। तो इसके अंदर जो मेन एस्पेक्ट आए हैं वो आए हैं 2। एक तो है क्राइटेरिया का, बेस्ड अपॉन एंटिटीज, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ पार्टनर्स इन प्रैक्टिस यूनिट। उसके अलावा जो चेंजेस हैं वो 2 मेन चेंज हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर, एक इंटीमेशन वाला और दूसरा प्लानिंग वाला। जो रिपोर्टिंग वाला है वो लगभग जैसे पहले होता था वैसा ही है, सिर्फ इधर से उधर कुछ पॉइंट्स को ऊपर नीचे किया है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर ज्यादा चेंजेस, बट मैंने आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया है। तो इसके साथ हमारा पीयर रिव्यू का टॉपिक, इसकी जो अमेंडमेंट्स थी वो भी हमने कवर अप कर ली है। और अब हमारे पास 2 अमेंडमेंट बच रही है, रादर एक ही है बेसिकली एनबीएफसी की। दूसरा प्रोफेशनल एथिक्स के कुछ चेंजेस हैं जो अमेंडमेंट मटेरियल में आईसीएआई ने डाले जरूर है बट रेलिवेंसी कुछ नहीं रखते जिस तरीके से उन्होंने उनको अमेंडमेंट मटेरियल में डाला है। तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम अमेंडमेंट को कवर अप कर लेंगे, खत्म कर देंगे। 2 ही टॉपिक हैं, एक एनबीएफसी का और दूसरा
प्रोफेशनल एथिक्स का, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर द अमेंडमेंट्स ऑफ पीयर रिव्यू। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।